नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी के साथ में जुड़कर आप अपने राजस्थान एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन को यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंधित है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो है एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे राजस्थान के सारे एग्जाम्स में, उसमें हम निम्न लेवल से लेकर उच्च स्तर तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है आपके राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स हो और उसके अलावा अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जब भी आपसे एनवायरनमेंट पूछा जाए तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर आप अनअकैडमी की प्रिपरेशन को जो है यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे बारे में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख सकते हैं और जो क्लासेज है उनको आप देख सकते हैं। रीट के लिए कोर्स 15 मार्च से 15 अप्रैल का, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जो है कंप्लीट कोर्स। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए रात्रि 9 बजे लेट्स क्लिक राजस्थान एग्जाम्स पर आपको यहाँ पर मिल रहा है राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। रीट के लिए मॉक टेस्ट जो है आपको रोजाना रात को जो है यहाँ पर स्पेशल क्लास में अवेलेबल होता है। उसके अलावा मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कितने साल का मुझे अनुभव है। अनअकैडमी के अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको जो है डेली लाइव क्लासेज मिलती है। उन रोजाना लाइव क्लासेज में आप अपने एजुकेटर के साथ में जुड़ सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे जो है जो आपके डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जो है आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं राजस्थान में, आपको कंप्लीट सिलेबस उसका यहाँ पर करवाया जाता है और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, मतलब कि टाइम टू टाइम अपना आपको आप जांच सकते हैं, उसके लिए अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं और उनके जो है लेक्चर जो है पहले हो चुके हैं उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, प्रेजेंट में जो चल रहे हैं वो लाइव में देख सकते हैं। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स है उनका भी एक्सेस आपको मिल जाता है। मतलब कि आप जैसे कि आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ ही आपको जो है रीट की, पटवार की, पुलिस की, ठीक है, जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स होते हैं उन सभी की एक्सेस जो है आपको यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल जाता है। न्यू बैच कोर्सेज जो है राजस्थान पुलिस एसआई के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए। मेरे द्वारा जो है आपको राजस्थान 360 चैनल पर 15 मार्च से जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर आपको जो है राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मेरे द्वारा रीट के लिए कंप्लीट करवाई जाएगी। 10% डिस्काउंट के लिए आप लोग 10 VV रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप जो है जब भी एडमिशन एनरोल करें, आप 10 VV रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप उसके लिए आप जो है सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर से, और फ्री स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए आप 10 VV रेफरल कोड का यूज करके फ्री स्पेशल क्लासेज भी अनलॉक कर सकते हैं। वहाँ पे सारी की सारी स्पेशल क्लासेज आपको फ्री मिलेगी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो 12 मंथ का जो कोर्स है वो हमारा 7,000 रुपीज़ का है और 24 मंथ का जो कोर्स है हमारा 8,400 रुपीज़ का, मतलब कि 12 महीने का जो कोर्स हमारा 7,000 रुपये का है और 24 महीने का जो कोर्स है 8,400 का। लेकिन अगर आप 10 VV रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको ये 6,300 और 7,560 रुपये में ये अवेलेबल होता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा फी भी नहीं है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो फी है, आप एटीएम कार्ड जो आपका डेबिट कार्ड है उस पर ईएमआई में भी अवेलेबल है। डेबिट कार्ड पर भी जो है ईएमआई अवेलेबल है, तो किस्तों में, आसान किस्तों में जो है आप इसका भुगतान करके एकदम आसानी से ले सकते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवा रहा है। आज का जो हमारा सेशन है एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंधित है। तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें सोर्सेज क्या है, तो देखिए ये इतने सारे जो सोर्सेज दे रखे हैं ना, ये आपके यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसमें अगर आप बात करें तो हमारे जैसे आरएस की बात करेंगे तो उसमें भी आपके ये सोर्सेज वर्क कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लेवल डाउन होता जाएगा वैसे वैसे इसमें से सोर्सेज की कमी होती जाएगी। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों के लिए जो है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काम आएगा। तो ये सोर्सेज आप लोगों के लिए इसलिए मैंने इंक्लूड किए, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कौन सी बुक पढ़े, कौन से सोर्स पढ़े, किस जगह से हमको पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया। तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से लिए सबसे मेरे लिए, मेरे हिसाब से जो है आप लोगों के लिए, तो देखेंगे आप क्लास 7th की जो हमारी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट,
तो हमारा पर्यावरण जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है, जीव विज्ञान की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर को आप देखें। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्स मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15 और 16, ये 4 हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th की एनसीईआरटी की। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग सोर्स है उनको जरूर देखें। करंट से जरूर अपडेट रहे। एनवायरमेंट इकोलॉजी से अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से हुई है, और एनवायरोनर जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है हमारी यहां पर से होती है फ्रेंच शब्द, फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, मतलब कि एनवायरनमेंट आप लोगों को समझते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीजें पाई जाती है उन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। तो देखिए, एनवायरनमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है, आसपास मानव, जंतुओं तथा पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं, कार्य प्रणाली और जीवन यापन की दशाओं से होता है। मतलब कि हमारे आसपास में जितने भी वे सारी प्राकृतिक और मानव निर्मित दशाएं जिनके परिणाम स्वरूप जो है मानव है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके वृद्धि व विकास जो है यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो वो सारे के सारे चीजों को हम किस में इंक्लूड करते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ से कट रहा होगा इसमें जो है एक स्लाइड के अलावा सभी स्लाइड में जो है आपको साफ एकदम क्लियर दिखेगा, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है, अपने आसपास मानव, जीव जंतुओं या पौधों की वृद्धि व विकास करने वाली बाह्य दशाएं, कार्य प्रणाली और जीवन यापन करने वाली दशाओं से होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, देखिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, देखिए सरकार का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसी की अगर हम डेफिनेशन लिख देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 15 शब्द में अगर आरएस के अंदर मेंस में अगर आता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं उनके साथ में जो है अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है। मतलब कि पर्यावरण जो है किसी भी जीव के चारों ओर जो भी भौतिक और जैविक जो है दशाएं है, भौतिक और जैविक पदार्थ हैं, और उनके साथ में वो जीव किस प्रकार की जो है क्रिया करता है, अंतर क्रिया करता है, उन सभी को ये क्या करता है यहाँ पर सम्मिलित करता है। तो मतलब कि हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1986 के अनुसार जो है हमारा पर्यावरण के आसपास, मतलब कि कोई भी जीव है जो भौतिक और अजैविक, मतलब कि भौतिक या अजैविक, भौतिक या अजैविक, तो भौतिक या अजैविक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, भौतिक। और जैविक की अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि हमारे उत्पादक है, उपभोक्ता है और डिकम्पोजर है, तो वो हमारे जैविक बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे, आगे हम देखेंगे सारे के सारे को इंक्लूड किया है हमने। ठीक है, तो पर्यावरण में जो है भौतिक व जैविक पदार्थों के साथ में या भौतिक व जैविक दशाएं जिनके साथ में अंतःक्रिया होती है उसी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को और किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है उसको अगर हम देखें, तो पर्यावरण उन परिस्थितियों तथा भौतिक दशाओं को प्रदर्शित करता है जो किसी एकाकी जीव या जीव समूह को चारों ओर से आवर्त करती है और उसे प्रभावित करती है। मतलब कि पर्यावरण हम उन परिस्थितियों को या उस प्रकार की भौतिक दशाओं को हम कह सकते हैं जिसके अंतर्गत जो है कोई एक जीव या किसी जीव के पूरे समूह को चारों ओर से जो है घेरे रखती है, आवर्त करती है और उसे प्रभावित करती है। अथवा पर्यावरण के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं हैं जो एकल मानव या मानव समुदाय को प्रभावित करती है। या फिर हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि पर्यावरण की जो है प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो दशाएं हैं वो एकल मानव को या फिर मानव के संपूर्ण समुदाय को जो है क्या करती है, यहाँ पर प्रभावित करती है। चूंकि मनुष्य जो है प्रकृति के क्षेत्र से लेकर निर्मित या
प्रौद्योगिकी, सामाजिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पर्यावरण के जो अगर हम बात करें तो पर्यावरण के कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो उसमें प्राकृतिक भी हो सकते हैं और उसमें कृत्रिम भी हो सकते हैं, मतलब कि मानव निर्मित भी हो सकते हैं। तो कृत्रिम और मानव निर्मित जो है दोनों के दोनों जो है पर्यावरण के घटक हो सकते हैं, और कृत्रिम और मानव निर्मित पदार्थ दोनों के दोनों जो है यहाँ पर मानव व जीव जंतुओं की जो है जीवन को यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। उनके साथ में जो है मानव जो है अंतरक्रिया करता है, या जो भी जीव है यहाँ पर प्रकृति में मौजूद वो सारे के सारे अंतरक्रिया करते हैं। उसके अलावा और किस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं, और वे एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और संपूर्ण जटिल कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आप लोग भी देखे होंगे तो प्रकृति में जो हमारा अधिकांश जीव है वो क्या होता है, प्रकृति के अनुरूप जो है अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, और जहां पर कठोर और विषम परिस्थितियां पाई जाती है, दुर्गम जो स्थान है वहां पर जो है हमको जीवों की पॉपुलेशन भी कम मिलती है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो भी जीव यहाँ पर जो है प्रकृति में रहता है, चाहे वह मानव हो जाए कोई भी जीव, वह एक उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह पाता है। अगर बहुत ही कठोर और विषम परिस्थितियां होगी तो वहां पर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, और वो एक दूसरे के साथ में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, तथा पर्यावरण जो है संपूर्ण कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। पर्यावरण के सभी जीव जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। जैसे कि अभी हमने बात करें बायोटिक, जैविक और अबायोटिक, अजैविक घटकों का जो है सम्मिश्रण है। तो बायोटिक में अगर हम मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमारा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। बायोटिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेनली हमारे इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हो गया, तो आप ये समझ लीजिए सीधा सा लिथोस्फीयर मतलब कि स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल और एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो है अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें अजैविक घटकों की, तो उसमें ये मुख्य रूप से हमारे ये एक दूसरे पे सम्मिलित होंगे। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण भूमि भूमि जल, वायु, पेड़ पौधे और अन्य सभी जीव जंतु मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा रचित है, और प्रकृति के अंदर जो हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं, चाहे वो उसमें सजीव हो चाहे वो उसमें निर्जीव हो, तो उसमें मुख्य रूप से हम प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति पे जो चीजें मौजूद है, जो वस्तु मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर जो मौजूद है हमारे भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, और ये जीव जंतु सभी मिलकर जो है क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। पृथ्वी की खोज प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को हम किस नाम से जानते हैं, स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो स्थल मंडल है, आप लोग पढ़ा होगा, इस लिथोस्फीयर को जो है, पृथ्वी को जो है हम तीन परतों में बांटते हैं, जिसमें हम क्रस्ट, मेंटल और कोर या क्रोड। तो भूप्रपट्टी पर जो सबसे ऊपरी वाली जो हमारी कठोर परत है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम प्रपट्टी के नाम से जानते हैं, और वही हमारा क्या है, स्थल मंडल है। यह चट्टानों और खनिजों से निर्मित होता है और मिट्टी की परत से जो है ये ढका हुआ होता है। अब हम जो है स्थल मंडल पर देखते हैं हमको क्या मिलता है, मिट्टी की परत हमको देखने को मिलती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी जो है विषम स्थलियों तथा विषम धरातलों से बना होता है। मतलब कि हमको क्रस्ट पर क्या क्या चीजें मिलती है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, हिमनद है, काफी चीजें हमको स्थल भाग पर देखने को मिलती है, झीलें है, ये सारी की सारी हमको स्थल भागों पर देखने को मिलती है, क्रस्ट पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है ये ऊबड़ खाबड़ या फिर समतल विषम धरातल होता है। और ये स्थलाकृतियां जो होती हैं महाद्वीपों के अलावा महासागरियों की सतह पर भी पाई जाती हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो महाद्वीपों पर तो हमको मिलती है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पर्वत का। ठीक है, महाद्वीपों पर जो हमको सबसे ऊंचा पर्वत क्या मिलता है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर का मिलता है।
और महासागरों की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो महासागरों पर जो हमको सबसे ऊंचा पर्वत अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में हमको मिलता है मोनाकी पर्वत। 10,305 मीटर की ऊंचाई पर। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रशांत महासागर में हमको मिलती है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच। 11,033 मीटर की गहराई पर हमको ये मिलती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। तो जो हमको स्थलाकृतियाँ स्थल भाग पर मिलती है, मतलब कि जो हमको महाद्वीपों के भाग पर मिलती है, जो हमको दिखाई देती है, उसी प्रकार की कुछ स्थलाकृतियाँ जो है हमको महाद्वीपियों महासागरों के जो है तलों में भी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण के जो क्षेत्र है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में हमको इस प्रकार से दिखाया गया है, तो आप यूँ समझे इसको, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जो दिखाया गया है, तो आप देखेंगे ये हमारा एक सर्किल, सेकंड और थर्ड सर्किल, तो 3 सर्किल है हमारे यहाँ पर। 3 सर्किल जो है तीनों अलग अलग को पार्ट को डिवाइड करते हैं, नोट करते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा स्थल मंडल को बता रहा है, ये हमारा लिथोस्फीयर को बता रहा है, ये हमारा वायुमंडल को बता रहा है, ये हमारा एटमॉस्फेयर को बता रहा है, और ये हमारा जल मंडल को बता रहा है, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर को बता रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट बच जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो है संक्रमणकालीन क्षेत्र है, जहाँ पर जो है सभी जो आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्षेत्र जो है हमारा किस नाम से जानता है, जाना जाता है, ये क्षेत्र जो है हमारा बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम जैव मंडल के नाम से हम जानते हैं। तो ये डायग्राम जो है आप लोग जो है जरूर इंक्लूड कर ले अपने नोट्स में। तो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इन सभी का जो है सम्मिलित रूप जो हमको यहाँ पर जहाँ मिलता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल के नाम से जानते हैं। पर्यावरण के घटक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पर्यावरण के कुछ घटक जो है, जिसमें प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक में हमको जैसे जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, उसी प्रकार से जैव मंडल है, तो ये सारे के सारे हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स में। मानव निर्मित में जैसे मानव ने जो है किन किन चीज़ों का निर्माण कर दिया, तो मानव ने जो है अगर हम बात करें तो इमारतों का निर्माण किया, पार्कों का, पुल का, सड़क का, जितने भी मानव निर्मित है, मतलब कि स्मारक हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गई, ये सारे के सारे। उसके अलावा मानव जो है आपस में जिस प्रकार से जो है संस्कृति के अनुरूप रहता है, तो जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का एक परिवार है, उस परिवार का जो है समुदाय बनता है, उस समुदाय से धर्म का निर्माण होता है, शैक्षणिक गतिविधियां कर रहा है वो, आर्थिक कर रहा है, और राजनीतिक स्थिति, मतलब कि यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न सभी प्रकार के जो है धर्मों को, सभी प्रकार की जो है यहाँ पर संस्कृतियों को जो है यहाँ पर मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है पर्यावरण के घटक। तो अब हम यहाँ पर देखें तो पर्यावरण के जो घटक है उनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भौतिक या अजैविक संगठक, मतलब कि अबायोटिक कंपोनेंट। भौतिक या अजैविक संगठक। अब भौतिक या अजैविक संगठन में मतलब कि जो वह सारी चीजें इंक्लूड होगी जो भौतिक है, मतलब कि फिजिकल है, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें स्थल हो गया हमारा, वायु हो गया, और ये जल हो जाएगा। स्थल, वायु और जल, मतलब कि जिसमें हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे, वो हमारे भौतिक कंपोनेंट। जैविक संगठक, अजैविक, जैविक में हम क्या पढ़ेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जो है पादप, मनुष्य समेत जो है जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित हो जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। और ऊर्जा संगठक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठक के अंतर्गत शामिलित करते हैं, मतलब कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है और जो भूमि से हमको प्राप्त हो रही है ऊर्जा, उन सभी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊर्जा संगठकों के लिए, ऊर्जा संगठकों में उसको शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर भौतिक
तो भौतिक घटक में हमने यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात करी, किन किन चीजों को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल जो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तो ये सम्मिलित रूप जहाँ पर होगा उसी को हम किस नाम से जानते हैं, जैव मंडल के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्थल मंडल में अगर हम बात करें तो स्थल मंडल में हम मुख्य रूप से अगर हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी की जैसे कि जो परत होगी, मतलब स्थलीय भाग में सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, फिर हमको मिलती है मेंटल और फिर हमको कोर। यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही तो क्रस्ट पर हमको क्या क्या चीजें मिलती है, पर्वत है, मृदा है, पठार है, मैदान है, ठीक है। यही सारी की सारी चीजें हमको स्थल मंडल पे मिलती है। वायुमंडल में अगर हम आप लोगों को बात करें तो वायुमंडल जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारी गैसों का सम्मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है उसके बाद में। अभी हम आगे इनको भी जो है देखेंगे कि नाइट्रोजन जैसे जो 78% है, ऑक्सीजन जो है हमारा 21% है। और जलमंडल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि नदियां है, तालाब है, समुद्र है। और आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे पृथ्वी के 71% भूभाग पर जो हमको क्या घेरा हुआ है, जल ही मिलता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए इसमें हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें क्रमशः अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको जो है स्थल, वायु और जल संगठक भी कहा जाता है। ये भौतिक संगठक पारितंत्र के क्या होते हैं, उपतंत्र होते हैं। मतलब कि जो भौतिक संगठक या अजैविक संगठक है उसके जो है ये सब पार्ट्स होते हैं। भौतिक वातावरण जो है वायुमंडल, तापमान, प्रकाश और जल मृदा जैसे कार्यों से मिलकर, कारकों से मिलकर बना होता है। यह अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण कर उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर की क्रिया विज्ञान और व्यवहार पर उनका प्रभाव करता है। मतलब कि अगर जो हम बात करें तो मानव या जो भी जीव है यहाँ पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं, वायु से, तापमान से, प्रकाश से, जल से, मृदा से और आदि सारे इस प्रकार के जो है भौतिक कंपोनेंट से, भौतिक घटकों से जो है यहाँ पर प्रभावित होते हैं। जीवों के विकास और प्रजनन पर जो है यहाँ पर जैविक कारकों का जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो देखिए वायुमंडल आप लोगों को पता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, ठीक है, जो गैसों का जो आवरण है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और वायुमंडल की ये जो आवरण है उसमें वायुमंडल में हम क्या क्या बाद में इंक्लूड करते हैं, वायुमंडल में गैस, जलवाष्प और धूल के कणों का जो है हमको क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है। और वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं उसी में जो है मनुष्य जो है जैसे कि वो श्वास लेता है, ऑक्सीजन है, प्राणदायिनी वायु। उसके अलावा पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसमें जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 को जो है इनहेल करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी देयस हमारी कौन सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जीव व वनस्पतियों को जो है यहाँ पर जीवित रखने के लिए आवश्यक स्रोत है। ठीक है, तो जीव या वनस्पतियों को जीवित रखने के लिए जो हमारी ये आवश्यक स्रोत है। वायुमंडल की संरचना को हम देखते हैं आगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो घनी चादर है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को जो है यहाँ पर रक्षा करता है। ओजोन लेयर जो समताप मंडल में है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक लेता है। नाइट्रोजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नाइट्रोजन जो है हमारे यहाँ पर 78% जो हमको यहाँ पर नाइट्रोजन मिलती है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 21% जो है हमको ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद में ऑर्गन की बात कर लेते हैं तो ऑर्गन जो है हमको 0.93% जो है ऑर्गन मिलता है। CO2 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 0.03% जो हमको CO2 मिलता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमको हाइड्रोजन मिलती है, हीलियम मिलती है। हीलियम की अगर हम 0.0005% और 0.05%, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी जो है अक्रिय गैस है जैसे कि नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये सारी भी जो है हमको वायुमंडल में विद्यमान मिलती है। और उसके अलावा अन्य सारी गैसें भी इंक्लूड होती है इसमें।
तो अब देखिए वायुमंडल की परतों के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए वायुमंडल की परतों के लिए मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के बता देता हूँ, जिसमें आपको ये सारी चीजें मैं आपको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। तो देखिए ये हमारी अर्थ सरफेस है। ये हमारी अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस से हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाएंगे वायुमंडल की जो है परतें बनती जाएगी। वायुमंडल को जो है हम 5 परतों में मुख्य रूप से बांटते हैं। तो जब सबसे पहली परत है वो हमारी कौन सी है? सौरमंडल। ट्रोपोस्फियर, जो ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर, और बाकी जगह पर मतलब कि इक्वेटर पर हमको जो है कितनी मिलती है? 18 किलोमीटर मिलती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है हमारी कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल, मीजोस्फियर, जो हमको मिलती है 80 किलोमीटर तक। मीजोस्फियर के बाद में हमको मिलता है तापमंडल, थर्मोस्फियर, और ये तापमंडल जो हमको मिलता है कहाँ तक मिलता है? 640 किलोमीटर तक मिलता है। इसमें आयन मंडल जो हमको 400 किलोमीटर तक, और उसके बाद में हमारा मिल जाता है बहिर्मंडल, एक्जोस्फियर। ठीक है, जो हमको बहिर्मंडल मिलता है। अब देखिए सौरमंडल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर ब्रीफ में देख लेते हैं, बाकी आप जो ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ते हो। तो जो हमारा सौरमंडल है, ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है, जैसे आंधी का आना, तूफान का आना, वर्षा का होना। ठीक है, ये सब पवनों का चलना, ये सारी की सारी घटनाएं जो होती है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, हमको सौरमंडल में मिलती है। उसके अलावा सौरमंडल की इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या होगी? ये ध्रुवों पर तो होती है 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पर होती है ये हमारी 18 किलोमीटर। तो ध्रुवों पर वो होती है 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर। तो देखिए ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर की होती है, और विषुवत पर 18 किलोमीटर जो इसकी हाइट क्यों बढ़ी है उसका कारण क्या है? इक्वेटर पे जो हमको सूर्य तप जो है अधिक मात्रा में मिलता है। तो अधिक मात्रा में मिलता है तो वहाँ पर वायुमंडल का विस्तार जो है करंट के फॉर्म में जो है अधिक तक हुआ है। तो इक्वेटर पर हमको ये मिलती है 18 किलोमीटर तक। उसके अलावा सौरमंडल की एक खासियत क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी मिलती है। ठीक है, तो तापमान में यहाँ पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की हमको कमी मिलती है। समताप मंडल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। इसी में जो है हमारी ओजोन परत है, और ये जो ओजोन परत है जो हमारी, वह 25 से 35 किलोमीटर के बीच में जो है विस्तृत है। तापमान समान, तापमान समान नाम से पता चलता है समताप। यहाँ पर वायुयान जो है उड़ान भरते हैं
हवाई जहाज। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर में यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है। सॉरी, सौरमंडल में तो कमी होती है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है, इसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, जो हमारा समताप मंडल है। मध्य मंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। ठीक है, जिसमें तापमान जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आपका पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान में क्या होती है, यहाँ पर गिरावट होती है। तापमंडल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो तापमंडल में हमको यहाँ पर मिलता है आयन मंडल, और इन आयन मंडल से ही हमको यहाँ पर क्या होती है, वापस रिफ्लेक्शन मिलता है किनका, रेडियो सिग्नल्स का, रेडियो तरंगों का। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है हम यहाँ पर घर बैठे जो है पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, जो ये सब आयन मंडल की देन है। तो थर्मोस्फियर, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में जो है तापमान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और वही मंडल में जो है हमेशा तापमान में फिर वृद्धि होती जाएगी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, बाकी जो है डिटेल में तो आप ज्योग्राफी में इनको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वायुमंडल की जो है कुछ परतों के बारे में देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली इसके बारे में। समताप मंडल के बारे में भी हमने बात कर ली। तो ओजोन की परत है जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर, ठीक है, काफी जगह आपको जो है 25 से 35 किलोमीटर भी मिलेगा। और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर तक जो हमारा कौन सा है, मध्य मंडल है। और इसमें जो है तापमान जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में घटता जाता है, और सबसे ठंडी परत, ठीक है, तो वो मध्य मंडल है। आयन मंडल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 80 से 640 किलोमीटर तक है, ये हमको मिलते हैं। और इसमें ऊंचाई के साथ साथ में तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, और यहाँ पर विद्युत आवेशित कणों की अधिकता पाई जाती है, जिन्हें हम क्या क्या नाम से जानते हैं, आयन के नाम से जानते हैं। और ये कण जो है रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पे परावर्तित करते हैं। जो रेडियो सिग्नल्स जो हमारे अर्थ सरफेस से जाते हैं, उन्हीं को ये क्या करते हैं, वापस परावर्तित करते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप जो है हम यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए हैं। बहिर्मंडल, जो हमारा रिमेनिंग जो पार्ट हो गया वायुमंडल का, वो हमारा बहिर्मंडल में आ जाएगा, बाह्य मंडल में आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, आप लोगों को पता है वायु हमारी क्या होती जाती है, विरल होती जाती है। वायु में जो है वहाँ पर कमी होती जाती है, और गैसों का घनत्व बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करीबन 650 किलोमीटर पर हमको हाइड्रोजन और हीलियम जो हमारी गैसें हैं, उनकी प्रधानता हमको यहाँ पर मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जल के बारे में। तो देखिए, जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि अर्थ सरफेस पर एकमात्र ऐसा अकार्बनिक पदार्थ है जो इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो है एक तरल पदार्थ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, लाइन को जरूर ढंग से पढ़िएगा, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ, एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है, जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी और आवास के रूप में यहाँ पर क्या करता है, कार्य करता है। तो ये संसाधन, पारिस्थितिकी और आवास के रूप में ये हमारा कार्य करता है। और पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा जो है यहाँ पर समान रहती है, जबकि एक दूसरे से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पृथ्वी पर जो कुल जल है, वो जल तो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन एक फॉर्म से जो है दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं सागर का जो जल है वो किस में बदला, जलवाष्प में बदला। जलवाष्प से वो किस में बदला, जलवाष्प से वो बदल जाता है बादलों में। बादलों में संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जल का जो है, जल की बूंद में परिवर्तित होना। तो बादलों में संघनन की क्रिया होती है, तो बादलों से वापस जो है क्या होती है, वर्षा होती है। और वर्षा से जो जल है नदियों से, और ये वापस जो है हमारे सागरों में चला जाता है। मतलब कि जल जो है उसकी कुल मात्रा तो स्थिर होती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वह परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जल चक्र, वाटर साइकिल के नाम से हम जानते हैं। जल जीवों की विभिन्नता, विभिन्न प्रक्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। यह वनस्पति प्रकार और उसके संगठन पर भी जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
मतलब कि अगर हम बात करें तो हमारी जो अधिकतर जो है क्रियाएं जो होती है वो किससे संचालित होती है, वो जल के द्वारा संचालित होती हैं। और इस वनस्पति को भी अब जो है प्रभावित करता है, मतलब कि अधिक वनस्पति के लिए भी जो है जल की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है, मतलब कि वहाँ पे वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। और आप देख सकते हैं जो हमारे उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी या मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें जो है पत्तियां बहुत छोटी व नुकीली होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, पानी का अभाव होता है। ठीक है, तो जल जो है यहाँ पर वनस्पति के संगठन पर भी जो है प्रकार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस जो है जल में आंशिक रूप से घुली होती है। और देखिए जैसे जैसे जल का तापमान बढ़ता है ना, तापमान में जो है घुलित ऑक्सीजन जो है अधिक तापमान में कम होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। गर्म जो जल होगा, गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें साधारणतः गहरी झीलों और भारी मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशयों में क्या मिलते हैं, पादप प्लवकों, ये पादप प्लवक कर लेना, पादप प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की जो है सीमाकारी कारक का कार्य करती हैं। और जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से या जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न या विसर्जन के द्वारा होता है। तो देखिए हम अगर हम बात करें तो पादप जल में हमको क्या मिलते हैं, या तो पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन या फिर जंतु प्लवक। देखिए पादप प्लवक और जंतु प्लवक जो है दोनों के दोनों किससे है, प्लैंक्टन समुदाय से है। प्लैंक्टन समुदाय का मतलब ये होता है कि वे जीव या वे पादप जो जल की धारा के विरुद्ध जो है यहाँ पर नहीं तैर सकते। ठीक है, जल की धारा के विरुद्ध, विपरीत मतलब कि जल की धारा के साथ साथ ही तैर का मतलब ये समझ लो। तो ये जल की धारा के विपरीत नहीं तैर सकते हैं, मतलब कि हम यूं समझ सकते हैं ये जल की धारा के साथ साथ में ही तैरते हैं। और यहाँ पर जो है पादप प्लवक की अगर हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन ही हमारे जो है यहाँ पर बहुत अधिक जो है यहाँ पर प्रकाश जल जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये पादप प्लवक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मृदा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मृदा जो है भ्रू प्रकृति की सबसे ऊपरी परत है, जो कि खनिज से आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। तो मृदा जो है हमारे किससे निर्मित होती है, मृदा जो है हमारी खनिज पदार्थों से और आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से जो है मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण जो है सेलों को अपने स्थान पर अपक्षय या फिर स्थानांतरण या तलछटों का जल या वायु द्वारा अपर्दन होता है। मतलब कि जो भी चट्टान है उस चट्टान का जो है अपर्दन हो रहा है, मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कटाव हो रहा है, उसमें जो है किसी प्रकार की टूट फूट हो रही है, तो वो किसके परिणाम हो सकता है, या तो वायु के परिणाम स्वरूप हो सकता है या फिर जल के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो यहाँ पर मृदा का निर्माण जो है सेलों को अपने स्थान पर अपक्षय से या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु के द्वारा अपर्दन से होता है। मृदा में पौधों, फसलों, घास स्थल और वनों की यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमारे किसी भी चीज की फसल को उगाने के लिए, घास स्थल के लिए, वनों के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मृदा मृदा में जो है इनको उगाया जाता है। और जिनसे मानव जो है भोजन प्राप्त करता है, वस्त्र, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए यहाँ पर आश्रित रहता है। और मृदा का खनिज अवयव जो है उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षय पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो मृदा भी हमारे लिए जो है एक इंपॉर्टेंट कारक है। यह अजैविक कारकों में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैविक संगठक। जैविक संगठक का निर्माण जो है निम्नलिखित 3 उपतंत्रों के द्वारा होता है। तो वो 3 उपतंत्र कौन कौन से हैं, पहला प्लांट, जिसको हम प्रोड्यूसर के नाम से जान जाएंगे, जीव ऑर्गेनिज्म जिसको हम कंज्यूमर के नाम से जान जाएंगे, और सूक्ष्म जीव या डिकम्पोजर जिसको हम वियोजक के नाम से जान जाएंगे, डिकम्पोजर। ठीक है, तो 3 पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट। तो देखिए प्लांट जो है वो क्या होता है,
जैविक घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही क्या करते हैं, जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और पौधे जो है जैविक पदार्थों का जो है स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, स्वपोषी। हरे पादप जो है क्या होता है, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। हरे पादपों को जो है हम स्वपोषी के नाम से जानते हैं। साथ ही मानव सहित जंतु व सूक्ष्म जीव जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो है यहाँ पर पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो मानव सहित जो है जितने भी जीव है यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पदार्थों और पोषक तत्वों के गमन को यहाँ पर क्या करते हैं, संभव बनाते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो है गमन को संभव बनाते हैं जैविक पदार्थों को। वो उसके मुख्य जो है प्रोड्यूसर जो है, उसके उत्पादक जो है वो कौन है, पादप ही है। हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी। मतलब कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। तो हरे पौधे यहाँ पर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। जीव ऑर्गेनिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये स्वपोषी और परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांश जीव जो है यहाँ पर परपोषित ही होंगे। तो अधिकांश जो जीव होंगे यहाँ पर क्या होंगे, परपोषित ही होंगे। स्वपोषी में जो हमारे क्या आता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गए, हरे पौधे हो गए, वो हमारे स्वपोषी में आ जाएगा। स्वपोषी जीव जो है अपना आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो है पर्णहरित की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ई क्लोरो क्लोराटिका जो एक प्रकार का समुद्री घोंघा है, जो शैवाल से क्लोरोफिल को ग्रहण कर अपने भोजन का निर्माण करता है। तो ये ई क्लोरोटिका क्या करता है, शैवाल से क्लोरोफिल को ग्रहण कर लेता है और अपने भोजन का निर्माण करता है। और परपोषित जीव जो है अपने भोजन के आहार हेतु अन्य साधनों पर यहाँ पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि जो है उसने प्लांट्स को खा लिया या फिर जो है किसी और जीवों पर निर्भर है, ठीक है। तो वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो हमारे जीव में आ गए। अब जीव जो है हमारे पदार्थों की सुलभता के आधार पर जीव जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के जीव होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। तो मृतजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो मृत पौधे और जीवों से गुलित रूप में जो है कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो वे सभी जीव जो पौधों और जीवों से गुलित रूप में कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, मृतजीवी को। परजीवी जो अपने आहार हेतु किसी और पर निर्भर होंगे, तो उसको हम परजीवी। प्राणी संभोजी मतलब कि वे सभी बड़े जीव जो अपना भोजन जो है सीधा मुख से खाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाथी है, गाय है, ऊंट है, बैल है, ठीक है। तो जो वे सभी बड़े जीव जो अपना भोजन जो है मुख से ग्रहण करते हैं, इसमें जो है सभी बड़े जंतु आएंगे, छोटे जंतु। जीवों के बारे में बात करते हैं डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर में अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेन रूप से बैक्टीरिया और कवक होते हैं। बैक्टीरिया और कवक होंगे। तो सूक्ष्म जीवों को हम किस नाम से जानते हैं, सूक्ष्म जीवों को हम वियोजक भी कहते हैं। और यह मृत पौधों, जंतुओं के सड़े जैविक पदार्थों को जो है सड़ा गलाकर वियोजित करता है। मतलब कि जो भी जंतु है जिसकी मृत्यु हो गई है या जो भी चीज अवशेष के रूप में रह गई, जो भी हमारी नष्ट हो गई है, उसको भी ये क्या करता है, सड़ा गलाकर जो है वापस पुनः जो है मिट्टी में मिला देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर, और ये वियोजित कर देते हैं। वियोजन की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं और साथ ही उन्हें सरल रूप में जो है रूपांतरित कर हरे पौधे जो है पुनः उपलब्ध करवाते हैं। तो वियोजन की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करता है, ये अपने आहार को भी ग्रहण करते हैं तथा साथ ही उन्हें जो है ये सरल रूप में जो है रूपांतरित करके हरे पौधों को पुनः उपलब्ध करवाते हैं। मतलब कि जिनको जो है यहाँ पर अपघटक हो गया, और हरे पौधों को पुनः उपलब्ध कैसे कराएंगे, वो मिट्टी में जब उनके मिल जाएंगे तो मिट्टी में जो है पोषक तत्वों के रूप में हरे पौधे जो है उनका प्रयोग कर लेंगे। तो हरे पौधों को जो है पोषक तत्वों के रूप में वहां पर मिल जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक सम्मिलित है। तो मेन रूप से मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें तो सूक्ष्म जीवों में हमको क्या मिलता है, सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक यहाँ पर मिलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रकाश की। तो देखिए सभी जितने भी जीव है यहाँ पर जो हमारे अर्थ सरफेस पर रहते हैं, तो उन सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है सूर्य की ऊर्जा का जो है यहाँ पर क्या है, सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। मतलब कि पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है, अगर एनर्जी सोर्स की बात करें तो वो क्या है, सूर्य की ऊर्जा। और सूर्य की ऊर्जा को ही हम प्रकाश कहते हैं। तो सौर स्पेक्ट्रम प्रकाश एवं लंबी तथा सूक्ष्म विकिरणों से जो है यहाँ पर क्या करता है, परिपूर्ण रहता है।
सूक्ष्म तरंग विकिरण जो है उसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें जो है उसमें पाई जाती है, जिनका तरंग दैर्ध्य 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। तो जिनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक का होता है, और वह प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय विकिरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय विकिरण। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अवरक्त किरणों का, इंफ्रारेड तरंगों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 740 nm से अधिक होती है, और समताप में ओजोन के द्वारा पराबैंगनी किरणों को जो है यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिनकी तरंग दैर्ध्य या लंबाई की बात करें तो 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है। इनका तेजी से अवशोषण जो है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमको ओजोन मंडल मिलता है वही उसको जो है अवशोषित कर लेता है। इस कारण जो है यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण सिर्फ जो है अल्प भाग ही यहाँ पर पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तब यहाँ पर देखेंगे पराबैंगनी किरणें जो है यहाँ पर 100 से जो हमने बात करी 100 nm से 400 nm की जो ओजोन परत द्वारा जो है अवशोषण किया जाता है, उसको भी 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ए बी सी। सी जो है 100 से 280 nm तक, बी जो है 280 से 320, और 320 से 400 nm तक जो है हमारे यहाँ पर, मतलब कि जितना कम होगा वो उतना ज्यादा हानिकारक है। मतलब कि यहाँ पर 100 से 280 nm जो है यहाँ पर, तो देखिए यूवीसी जो है हमारे यहाँ पर विकिरण जो है यहाँ पर घातक होता है, और साथ ही यूवीबी भी जो है जीवों के लिए अत्यधिक घातक होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए हमको जो है ओजोन परत को धन्यवाद देना चाहिए। तो ओजोन परत की वजह से ही जो है ये चीजें हमारी पॉसिबल हो पा रही है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। और यूवी रेज की अगर हम बात करें तो वो हमने देख लिया यहाँ पर, यूवी रेज के जो है 100 से लेकर 400। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है दृश्य तरंगे। तो दृश्य तरंगे जो है 400 से लेकर 400 प्लस से लेकर कहाँ तक, 700 तक जो हमारी हो जाएगी विजिबल रेज, और 740 से एनएम जो हमारी हमने बात करी किसकी, इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे। अब प्रकाश संश्लेषण का जो है पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण का जो है पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए पौधों के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तीव्रता और अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि पौधों के लिए जो है प्रकाश की तीव्रता क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है, और उसकी अवधि क्या है, मतलब कि उसके दिन की अवधि, मतलब कितने समय तक जो है यहाँ पर धूप रहती है, कितने समय तक जो है उजाला रहता है, वो चीज उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षांश तथा दिन के समय के अनुसार प्रकाश की तीव्रता जो है परिवर्तित होती रहती है। आप सभी लोगों को पता है जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है दिन में, मतलब कि अक्षांश उच्च अक्षांशों के बढ़ने पर जो है क्या होता जाता है, प्रकाश की जो है कमी आती जाती है। ठीक है, और प्रकाश की तीव्रता में जो है परिवर्तन मिलता रहता है। प्रकाश द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन जो है यहाँ पर प्रभावित होते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो प्रकाश के द्वारा ये सारी की सारी चीजें होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसकी वृद्धि, उसका प्रजनन जो है आदि। तो देखेंगे प्रकाश पुष्पन, बीज अंकुरण और पादप वृद्धि आदि जो है क्रियाओं में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, प्रकाश। और पौधों तथा फसलों में जो है पुष्पन, फलन जैसी जो है यहाँ पर प्रकाश की अवधि द्वारा ही नियंत्रित होती है। मतलब कि पौधों या फसलों में जो पुष्पों का आना और फलों का आना जो निर्भर होता है वो किस पर निर्भर होता है, वह प्रकाश के परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर निर्भर होता है। और बहुत से प्राणियों में जो है प्रवासिता, मतलब कि माइग्रेशन जो है, शीत निष्क्रियता, प्रजनन व्यवहार को निर्धारित करने में भी प्रकाश हमारा यहाँ पर क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो हमको अधिकांश प्राणी वो कैसे मिलते हैं, रात्रिचर मिलते हैं। क्यों, कि दिन के समय जो है यहाँ पर प्रकाश जो है बहुत अधिक होता है, तो उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। मरुस्थलीय पौधों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मरुस्थलीय पौधों में जो है हमारे पक्षी जीवों में जो है उनकी टांगे जो है धरातल से ऊंची होती है, ताकि वह कम ताप का यहाँ पर जो है महसूस करें। तो ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। जलीय तंत्र का प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए जैसे जैसे हम अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश जो है यहाँ पर कम होता जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, 200 मीटर तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो 200 मीटर तक का क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, 200 मीटर का क्षेत्र हमारा प्रकाशित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और 200 सेंटीमीटर 200 मीटर के बाद का जो क्षेत्र है हमारा वो क्या कहलाएगा, अप्रकाशित क्षेत्र के नाम से हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है,
कि अप्रकाशित क्षेत्र द्वारा जो है नियंत्रित होते हैं। गहरे पानी जैसे समुद्र, झील तंत्र में जो है पौधे के लिए प्रकाश जो है सदैव एक सीमित कारक होता है, मतलब कि 200 मीटर के बाद में जो है प्रकाश की मात्रा बहुत यहाँ पर जो है कम होने लगती है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। ठीक है, प्रकाश उत्पादक और प्रकाश मौजूद होगा तो उसी हिसाब से जो है वहां पर पादप होंगे, उसी हिसाब से वहां पर जो है उपभोक्ता उसके होंगे। उदाहरण के लिए पादप प्लवक जो है जल की प्रकाशित सतह पर तैरते हैं, सतह पर रहते हैं, और नितलस्थ जीव जो है झील के तलछट पर रहते हैं। मतलब कि जो है पादप प्लवक की अगर यहाँ पर बात करें तो वो कहाँ पर रहते हैं, जल की सतह पर, जहां पर जो है प्रकाशित सतह है। प्रकाशित सतह की हमने बात कर ली, जो कितना 200 मीटर तक जो है प्रकाशित सतह। और नितलस्थ स्थल की अगर हम बात करें तो नितलस्थ जीव जो है झील के तलछट पर यहाँ पर रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो प्रकाश की भेद्यता के अनुसार जो है उनको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, वेलांचल, सराजाबी और गहरा। तो देखिए वेलांचल क्या होता है, झील का किनारा जो छिछला होता है और अधिकतर जड़ युक्त वनस्पतियां यहाँ पर उत्पन्न होती है, मतलब कि उनमें जड़ें पाई जाती है और प्रकाश जो है पानी को भेदते हुए जो है इसमें प्रवेश कर जाता है, वो हमारा वेलांचल क्षेत्र हो गया। दूसरा सराजाबी क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेलांचल के आगे जो खुला क्षेत्र है, खुला जल क्षेत्र है, उसको हम सरोजोबी के नाम से जानते हैं। और जहाँ पादप प्लवक जो है प्रचुरता से वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर पादप प्लवक जो है प्रचुरता से वृद्धि करते हैं सराजोबी क्षेत्र में। और जल की स्वच्छता के आधार पर इस क्षेत्र में 20 से 40 मीटर की गहराई में जो है यहाँ पर पहुंच सकता है। तो जल जो है यहाँ पर स्वच्छता के आधार पर 20 से 40 मीटर की गहराई पर पहुंच जाता है। ठीक है, प्रकाश जो है यहाँ पर पहुंचता है। और गहरा क्षेत्र वह अंधकार क्षेत्र जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता, मतलब कि प्रकाश की पहुंच नहीं होती है, और ये झीलों, तालाबों तथा तलीय मिट्टी के नितलस क्षेत्र को बनाती हैं, जो कि नितलस जीवों जैसे कि घोंगा, स्लोगो और सूक्ष्म जीवों का आवास होता है। तो वेलांचल, सराजोबी और गहरा क्षेत्र। तो वेलांचल में हमको प्रकाश की मात्रा अधिक होती है और जड़युक्त पौधे हमको यहाँ पर मिलते हैं। सराजोबी के अंतर्गत जो है क्या होगा, 220 से 40 मीटर की गहराई में जो है यहाँ पर हमको मिलते हैं। पादप प्लवक यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और गहरा क्षेत्र जहाँ पर घोंगे है, स्लोग है, सूक्ष्म जीव आदि जो है वहां पर निवास करते हैं, लेकिन वहां पर जो है अंधकार जो है वहां पर होगा। तापमान की अगर हम बात करें तो देखिए तापमान किसी भी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का परिणाम होता है। मतलब कि अगर कोई चीज गर्म हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर अधिक है। कोई चीज ठंडी होती है तो हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कम है। तो किसी का भी गर्म या ठंडा होने का जो परिणाम हमको निकल के मिलता है वो हमारा क्या होता है, तापमान है। तो धरातलीय गुण भी, ये भी हो जाएगा, धरातलीय गुण भी जो है यहाँ पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। कैसे, हिम आच्छादित क्षेत्रों के द्वारा सौर विकिरण को जो है अधिक परावर्तित किए जाने के कारण इस क्षेत्र में तापमान कम होता है। मतलब कि जो है हिम आच्छादित क्षेत्र है, जहाँ पर हिम नदियां, जहाँ पर बर्फ ज्यादा है, जो हमारे टुंड्रा प्रदेश हो गए, जैसे कि अंटार्कटिक का रीजन हो गया या आर्कटिक का रीजन हो गया, वहां पर हिम आच्छादित होने के कारण से जो क्या करते हैं, जो हमारी सौर एनर्जी है, मतलब कि सूर्य तप जो है उसको अधिक रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको अधिक रिफ्लेक्ट करने के कारण यहाँ पर तापमान यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, जिसका प्रभाव यहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा वहां पर टुंड्रा जो है, एल्पाइन वनस्पति वहां पर जो है पाई जाती है। जीवों में जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि जंगली याक है, रेंडियर है, हस्की है, इस प्रकार के जीव हमको यहाँ पर मिलते हैं। सील मछली जो है हमको देखने को मिलती है वहां पर। जबकि रेतीले क्षेत्र के द्वारा सौर और सौर विकिरण का जो है अधिक अवशोषण के कारण जो है यहाँ पर तापमान अधिक होता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो हमारा मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, रेतीला जो मरुस्थल होता है, मिट्टी जो है, स्थलीय भाग जो है जल की अपेक्षा जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। और जलीय भाग को जो है गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रेतीले भाग के द्वारा सौर विकिरण का जो है अधिक अवशोषण भी जो है, सौर विकिरण के अधिक अवशोषण के कारण जो है वहां पर तापमान भी क्या होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार ताप कटिबंधों में तापमान विषमता जीव तथा वनस्पतियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे तापमान में विभिन्नता होगी वैसे वैसे जीव और वनस्पतियों को भी प्रभावित होगा। इसमें हम बात करते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जिसको टेम्परेचर लैप्स रेट के नाम से हम जानते हैं, जो हमने अभी देखा सौर मंडल में। तो टेम्परेचर लैप्स रेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेम्परेचर लैप्स रेट जो है हमारी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है तापमान में। या फिर हम इसको दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर
1 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रकाश ही जो है हमारे यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्रिया है, प्रकाश के परिणाम स्वरूप ही जो है हमारे यहाँ पर सभी में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात करें तो पर्यावरण का स्थानिक और समय मापक्रम की अगर हम बात करें तो देखिए, अधिकतर जीव जो है अपने पर्यावरण के स्थानिक तथा समय मापक्रम समय मापक्रम के अनुरूप ही जो है पारस्परिक क्रिया करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो मिट्टी में स्थित एक जीवाणु एक घन सेंटीमीटर के क्षेत्र से भी कम भाग में वायु व जल के साथ में जो है पारस्परिक क्रिया कर लेता है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर पेड़ की बात करें तो पेड़ जो है एक बड़े स्थानीय स्तर पर वायु जल और मृदा के साथ में पारस्परिक क्रिया करता है। तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो है जो भी जीव है अपने स्थानिक तथा समय मापक्रम के अनुरूप ही जो है यहाँ पर जो जैविक और अजैविक घटक है उनके साथ में क्या कर लेते हैं, परस्पर पारस्परिक क्रिया कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि मिट्टी में यदि कोई एक जीव है, वो एक घन सेंटीमीटर में भी क्षेत्र में भी जो है वायु व जल से जो है यहाँ पर वायु जल व मृदा से जो है अपना पारस्परिक क्रिया कर लेता है। और दूसरी तरफ जो एक वृक्ष है हमारा, उस वृक्ष में जो है बड़े स्थानीय स्तर पर जो है वायु जल व मृदा के साथ में जो है पारस्परिक क्रियाएं कर लेता है वृक्ष जो है। जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो जलवायु क्या होती है, देखिए जलवायु से समझने से पहले अगर हम बात करें मौसम को समझे तो देखिए एक नियत स्थान तथा समय के वायुमंडल के क्षणिक लक्षण, मतलब कि किसी विशेष स्थान पर वायुमंडल के किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय वायुमंडल के जो छोटे लक्षण हमको जो देखने को मिलते हैं कुछ ही समय के लिए, जैसे कि तापमान में अचानक गिरावट का आना या अचानक जो है यहाँ पर वृद्धि का होना, ताप में परिवर्तन होना, आर्द्रता का आना, वर्षा, सौर ताप, बादल, वायु। मतलब कि जैसे कि आप यूं समझ सकते हैं इसको कि जैसे कि आप दिन में जो है दिन में आपने रेस्ट करी और 2 घंटे बाद में आप उठते हैं, ठीक है, 3 बजे आप सोए और 5 बजे आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि बारिश हो रही है। 3 बजे जब आप सोए थे जब आपको जो है चिलचिलाती धूप थी, और 5 बजे जब आप उठ के देखते हैं तो बारिश हो रही है, या फिर जो है भयंकर भीषण आंधी आ रही है। तो उसका परिणाम क्या है, ये मौसम मौसम परिघटना है, मतलब कि जो है कुछ ही समय के लिए जो है कुछ क्षणिक अवस्थाओं में होती है। क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन और मौसमी संबंधी चरम सीमाओं की लंबे समय तक की औसत अवधि, मतलब कि जिस प्रकार की जो वायुमंडलीय स्थिति रहती है और मौसमी जो दिशा होती है, मौसमी जो परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वो लंबे समय तक जो औसत स्थिति रहती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, जलवायु के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार मौसम में अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक जो मौसम होता है उसमें कुछ घंटों में, कुछ दिनों में और साप्ताहिक परिवर्तन होता रहता है। और जलवायु की अगर हम बात करें तो लंबे अंतराल होता है, ऋतुएं जो है यहाँ पर वर्षों के आधार पर होती है। मतलब कि अगर हम बात करें, आसान काम नहीं है, 30 से 35 वर्ष, ठीक है। तो 30 से 35 वर्ष जो हमको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो तापमान तथा वर्षा जो इसके प्रमुख कारक हैं और जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो तापमान वहां पर कैसा है और वहां पर जो है वर्षा किस प्रकार की है, वही हमारे जो है किसी क्षेत्र के तापमान को जो है प्रभावित करते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सौर विकिरण और विविध निवेश और वायु और समुद्री लहरों के द्वारा ताप ऊर्जा के स्थानांतरण से तापमान, वर्षा और आर्द्रता में बदलाव भूमंडलीय जलवायु का निर्माण होता है। तो देखिए भूमंडलीय जलवायु का निर्माण कैसा होता है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है। अगर वो क्षेत्र जो है सिर्फ स्थलीय क्षेत्र है तो वहां पर तापमान कैसा है, वहां पर वर्षा कैसी है। अगर कोई क्षेत्र जो है तटीय क्षेत्र है तो वहां पर तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, वहां पर आर्द्रता कैसी है। मतलब कि स्थलीय क्षेत्र, जैसे कि हम रेगिस्तान का जो हमारा थार का, राजस्थान में जो है थार का मरुस्थल है, थार का रेगिस्तान जो है उसकी तुलना कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से या केरल के मालाबार तट से, तो आप वहाँ पर पाएंगे कि वहाँ पर हमको क्या मिलती है, आर्द्रता अधिक मिलती है, ह्यूमिडिटी अधिक मिलती है। यहाँ पर हमको जो है आर्द्रता न के बराबर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर हम अगर हम बात करें तो वहाँ पर तटीय क्षेत्रों में जो है वर्षा होती है और यहाँ पर जो है वर्षा जो है मात्रा बहुत कम है। और पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों को जो है यहाँ पर क्या करता है, तापमान और वर्षा के द्वारा ही वो संचालित होते हैं। अब हम समझ लेते हैं आवास और निकेत को। तो देखिए वह स्थान जहां पर जीव निवास करता है उसको हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, ठीक है। आवास जैसे अगर हम बात करें तो भौतिक लक्षणों से युक्त होता है, अर्थात आवास उस स्थान को इंगित करता है जो संपूर्ण जैविक समुदाय के द्वारा अध्यासित होता है। मतलब कि जो संपूर्ण जो जैविक समुदाय है उसको बताता है, वो तो हो गया हमारा आवास। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो वन आवास में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। और आवास जो है, आवास विशेष की पर्यावरणीय स्थिति,
वहां रहने वाले पौधे तथा प्राणियों को प्रभावित करते हुए कुछ विशिष्ट लक्षणों को ये दर्शाती है, जैसे कि लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधे कई विशेष लक्षणों के होते हैं जो सामान्य लवण विहीन मृदा में उगने वाले पौधों में जो है यहाँ पर नहीं उग पाते हैं। और एक ही आवास में जो है यहाँ पर कई निकेत हो सकते हैं। मतलब कि आप तो ये समझ लीजिए कि एक जो है आपका स्टेट हो गया, ठीक है, एक जैसे कि मान लेते हैं आपका जो है डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया एड्रेस। मतलब कि एक जिले में जो है कई स्थान हो सकते हैं, कई जो है एड्रेस हो सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो हो जाएगा उसको तो हम किस नाम से जानेंगे, आवास के नाम से जानेंगे, ठीक है, और एड्रेस जो हो गया हम आपका निकेत हो गया। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सर्कल जो है पूरा आवास को अगर डिनोट करता है तो इसमें जो है बहुत सारे जो है ये जो छोटे छोटे जो सर्कल मैं बना रहा हूँ वो किसको डिनोट करेंगे, वो निकेत को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निकेत के द्वारा हमें जो है किसी प्रजाति के जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है किसी स्थान का पता चलता है। मतलब कि किसी के एड्रेस की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में वो किसी का स्थान जो है वो निकेत के परिणाम स्वरूप पता चलता है। और अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं, निकेत के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। तो प्रत्येक जो भी जाति होती है उन सभी का क्या होता है, एक विशिष्ट निकेत, मतलब कि उसका एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहां पर वो रहेगा, निवास करेगा। और कोई भी दो जातियां एक निकेत में नहीं रह सकती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में जो है आपसे काफी बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आवास के अंदर बहुत सारे निकेत होते हैं और एक निकेत में एक ही प्रजाति रहती है और दो जातियां एक निकेत में नहीं रहती। एक आवास में जो है अनेक जातियां रह सकती हैं। यदि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है तो उन्हें विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका को अपने निकेत में ही संपन्न होती है। तो उसके जो है पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसी में जो है उसकी कार्यात्मक भूमिका यहाँ पर संपन्न होगी। तो देखिए इस लेक्चर में हमने जो है एनवायरनमेंट का जो बेसिक जो था उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने भौतिक और जैविक घटकों के बारे में हमने देखा मुख्य रूप से कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर तापमान, वर्षा जो है यहाँ पर प्रभावित करते हैं। आवास व निकेत के बारे में देखा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखेंगे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप 10VV रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। इससे आपको 10% जो है इंस्टेंट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।